व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 21 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। सो लेट्स रीड। 3 years ago, 1/5 of Amit's age was equal to 1/4 of the age of Sumit, and the average of their age was 31.5 years. If the age of Puneet is also considered, the average age of three of them declines to 28 years. What will be the average age of Amit and Puneet 3 years from now? ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज एज की बात की गई है। ठीक है, किन किन लोगों की? अमित की एज की बात की गई है, सुमित की एज की बात की गई है एंड पुनीत की एज की बात की गई है। ठीक है, एंड हमें 3 टाइम फ्रेम्स दे रखे हैं। 3 years एगो ऐसा ऐसा था, देन प्रेजेंट में एंड देन 3 years आफ्टर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम्स बना देता हूँ। ये 3 years अगो, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट एंड ये हो गया आपका 3 years लेटर। ठीक है, तो समझने में आसानी होगी। अब क्योंकि हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन 3 years एगो की दे रखी है, तो फिर हम इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बोला है। 3 years एगो मतलब यहाँ की बात की गई है 1/5 ऑफ अमित्स एज वॉज इक्वल टू 1/4 ऑफ द एज ऑफ सुमित। ठीक है, अब लेट्स से अमित की एज थी A और सुमित की एज थी S। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि 1/5 ऑफ एज ऑफ अमित मतलब 1/5 ऑफ अमित्स एज वॉज इक्वल टू 1/4 ऑफ सुमित्स एज। करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। तो यानी कि अमित और सुमित की एज का रेशियो क्या हो गया, सुमित इधर जाएगा एंड 5 ऊपर आएगा, यानी कि 5/4 जो था वो इनकी एज का रेशियो था 3 साल पहले। ठीक है, तो लेट्स से अमित की जो एज थी वो 5x थी एंड जो सुमित की एज थी वो 4x थी। ठीक है, 5 और 4 का ही तो रेशियो है, तो मैंने 5x और 4x इनकी एज मान ली 3 साल पहले। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ देयर एज वॉज 31.5 ईयर्स, और उनकी एज का जो एवरेज था वो था 31.5 ईयर्स। अब इनका मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है सम अपॉन n। तो सम यहाँ पे कितना हो गया, 5x + 4x दैट इज़ 9x अपॉन n मतलब नंबर ऑफ पीपल, तो 2 पीपल है, अपॉन 2, यानी कि एवरेज ऑफ एज 3 years एगो अमित और सुमित की थी 4.5x। अभी तो हमारे एजम्पशन की वजह से आया, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो है 31.5 ईयर्स, तो यानी कि इसे मैं इक्वल कर देता हूँ 31.5 ईयर्स के। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। x की वैल्यू क्या हो गई, 31.5 अपॉन 4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 9 ज़ा 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15, 9 times 7, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 7। यानी कि 3 साल पहले जो अमित की एज थी वो थी 5x, यानी कि 5 7 ज़ा 35 ईयर्स। ऑलराइट, एंड सुमित की क्या एज थी, सुमित की 4x, यानी कि 7 4 ज़ा 28 ईयर्स। ठीक है, इजी। इफ द एज ऑफ पुनीत इज ऑल्सो कंसिडर्ड, द एवरेज एज ऑफ द 3 of them डिक्लाइंस टू 28 ईयर्स। अगर इस एवरेज में जो कि हमने अमित और सुमित का निकाला था, अगर मैं इसमें पुनीत की भी एज कंसीडर कर लेता हूँ, तो जो इनका एवरेज निकलेगा वो 28 साल का निकलेगा। ठीक है जी, तो मैं अब जो एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा वो ASP तीनों के लिए लगाऊंगा। ठीक है, तो एवरेज इज सम ऑफ एजेस अपॉन नंबर ऑफ पीपल। तो सम ऑफ एजेस कितना हो गया, वही अमित की 35 साल प्लस सुमित की 28 ईयर्स प्लस P यानी पुनीत की, ये तो मुझे निकालनी है तो मैं इसको P ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अपॉन 3। करेक्ट, ये हो गया एवरेज इन तीनों का। अब ये बोल रहा है ये जो एवरेज है ये हो जाता 28 ईयर्स के इक्वल। दैट्स इट, दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अब इसे सॉल्व करके पुनीत की एज निकाल लो। तो 35 + 28 ये हो गया आपका 63। हाँ, 63 प्लस P अपॉन 3, तो ये 3 तो उधर चला गया, 28 × 3 यानी कि 84। ठीक है, एंड P की वैल्यू कितनी आ गई, 84 - 63 दैट इज 21। हाँ सही है, तो 21 ईयर्स हो गई पुनीत की एज, यहीं पर लिख लेता हूँ
21 ईयर्स। दैट्स इट, मुझे इन तीनों की एज पता चल गई 3 साल पहले। अब वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ अमित एंड पुनीत 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है प्रेजेंट से, नाउ मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट से 3 साल बाद। ठीक है, तो अगर मुझे इनकी प्रेजेंट में एज जाननी हो तो मैं 3 से प्लस करूँगा, करेक्ट। एंड 3 साल बाद की एज जाननी हो तो 3 से मैं और प्लस करूँगा, करेक्ट। तो अब वो पूछ रहा है कि 3 साल बाद फ्रॉम नाउ यानी प्रेजेंट से, यहाँ पे मतलब अमित और पुनीत की एवरेज एज कितनी होगी। तो यहाँ पे एवरेज एज पुनीत और अमित की होगी, लेट्स कैलकुलेट। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो बेसिक तरीका, हम क्या करेंगे, जिसे अभी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं पता वो क्या करेगा, वो पहले अमित की एज निकालेगा। भाई प्रेजेंट में +3 एंड 3 साल और बाद +6, तो 35 + 6 यानी कि 41 ईयर्स। ठीक है, एंड पुनीत की 21 थी तो 21 + 3 + 3 यानी कि 27 ईयर्स। एंड फिर वो इसका एवरेज निकालेगा, दैट इज़ 41 + 27 विच इज़ इक्वल्स टू 68/2, दैट इज़ 34 ईयर्स इज़ योर आंसर। ठीक है, एंड ये रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इससे बेटर मेथड क्या है, आप यहीं पे एवरेज निकाल लो। अमित और पुनीत का एवरेज अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो एवरेज इक्वल्स टू अमित की क्या एज है 35 प्लस एंड पुनीत की 21, तो 35 + 21 दैट इज़ 56/2, दैट इज़ 2 × 2 = 4 एंड 8। तो 28 साल का एवरेज इनका 3 साल पहले था। अब एवरेज को ही +6 कर लो, तो एवरेज को ही जब हम +6 कर लेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 34 ईयर्स। अभी देखो कितना इजी था, है ना, हमें एक एक करके एवरेज नहीं निकालना पड़ा। कहाँ पहले हम इसको ऐड करते, है ना, ए की एज निकालते फिर पी की एज निकालते। चलो अभी तो 2 मेंबर्स हैं, अभी यहाँ 10 मेंबर्स दे रखे होते तो क्या करते, सबकी एज निकाल के फिर एवरेज करते, तो बहुत लंबा हो जाता। तो बेस्ट क्या है, आप जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी का ही एवरेज निकाल लो एंड वही एवरेज को प्लस जितने साल बाद का पूछा है वो कर लो। अब ये प्रॉपर्टी मैंने कहाँ से उठाई है, ये देखो इसी बुक में प्रॉपर्टी नंबर 5 थी शायद, लेट मी सी, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 5, आप पेज नंबर नोट कर लो। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 है एजेस एंड एवरेजेस में, इफ़ द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ x ईयर्स टुडे, आज अगर x ईयर्स है देन आफ्टर n ईयर्स द एवरेज एज विल बी x + n। ठीक है, तो ये चाहे इंडिविजुअल एज की बात की गई है या फिर एवरेज एज की बात की गई है, तो दोनों में ये प्रॉपर्टी का यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो देयरफॉर 34 ईयर्स इज योर आंसर एंड इट्स ऑप्शन नंबर बी। Now question number 23. Two farmers were cultivating wheat on their respective agricultural land in a village. Farmer A had an average production of 30 bushels from a hectare. Farmer B, who had 25 hectares of more land dedicated to wheat cultivation, had an output of 40 bushels of wheat from a hectare. If Farmer B harvested 1120 bushels of wheat more than Farmer A, how many bushels of wheat did Farmer A cultivate? ओके, तो अब इसे कहानी के रूप में देखते हैं। 2 फार्मर्स थे, फार्मर ए एंड फार्मर बी, करेक्ट। अब दोनों फार्मर के बारे में क्या बोला है, वो व्हीट का प्रोडक्शन करते थे, गेहूं का। अब फार्मर ए हैड एन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 30 बुशल्स फ्रॉम अ हेक्टेयर। अब हम समझते हैं हेक्टेयर होती क्या है, हेक्टेयर मतलब वो जगह, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ये 1 एकड़ है, 1 गज है, इतने स्क्वायर फीट है, वैसे हेक्टेयर भी एक मेजर है लैंड को मेजर करने का। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्शन उनका दे रखा है 30 बुशल्स फ्रॉम अ हेक्टेयर, फार्मर ए का। अब बुशल्स क्या होती हैं, बुशल्स भी एक यूनिट होती है जिससे हम मेजर करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना इतने लीटर पानी, इतने गैलन्स ऑफ वाटर, इतने केजी सामान, तो वैसे ही जो एक यूनिट बुशल्स भी होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो एवरेज प्रोडक्शन फार्मर ए का था 30 बुशल्स पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, एवरेज दे रखा है। फार्मर बी का who had 25 hectares of more land dedicated to wheat cultivation
हैड एन आउटपुट ऑफ 40 बुशल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम अ हेक्टेयर। अब ऊपर वाली लाइन को बाद में देखेंगे। ये समझ लो कि जो फार्मर बी था उसका एवरेज प्रोडक्शन जो था वो था 40 बुशल्स पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर पे वो 30 बुशल्स बनाता है, यही मतलब हुआ उसका। तो अगर मैं मान लूँ कि x हेक्टेयर्स ऑफ लैंड उसके पास थी तो उसका टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, ये मैं बता सकता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली ये एवरेजेस का ही क्वेश्चन है जिसमें सम का फॉर्मूला दे रखा है n इंटू मीन, दैट्स इट। तो इसमें n क्या है, कितनी लैंड है, एवरेज क्या है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे वो कितना प्रोडक्शन करता है। तो 1 हेक्टेयर पे 30 का, तो अगर x हेक्टेयर की लैंड है तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 30 इंटू एक्स, दैट इज 30x का, 30x बुशल्स का। ठीक है, अब वैसे ही फार्मर बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, फार्मर बी हु हैड 25 हेक्टेयर्स ऑफ मोर लैंड डेडिकेटेड टू वीट कल्टिवेशन। मतलब यहाँ पे मोर लैंड किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए फार्मर से। तो ए फार्मर का मैंने एस्यूम कर लिया था कि उसके पास x हेक्टेयर्स की लैंड थी, तो बी फार्मर के पास कितनी लैंड हुई, x प्लस 25 हेक्टेयर्स की लैंड, 25 ज़्यादा थी, करेक्ट। तो इसका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल प्रोडक्शन हुआ n इंटू मीन यानी कि 40x प्लस 25 इंटू 4 दैट इज 100 एंड एक और 0। ठीक है, इतना बुशल्स का प्रोडक्शन फार्मर बी का हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है इफ फार्मर बी हार्वेस्टेड 1120 बुशल्स ऑफ व्हीट मोर देन फार्मर ए। अब जब हार्वेस्टिंग की बात आई तो फार्मर बी जो था उसने फार्मर ए से 1120 बुशल्स का ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन किया, यानी कि ये बी का प्रोडक्शन है, ये ए फार्मर का प्रोडक्शन है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 1120 है ना, कि इसने कितना प्रोडक्शन किया और इसने कितना प्रोडक्शन किया, माइनस कर दो, बी ने ए से 1120 का ज़्यादा प्रोडक्शन किया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 40x प्लस 1000 माइनस 30x दैट इज 10x प्लस 1000 बुशल्स। अब इतना ज़्यादा किया फार्मर बी ने और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 1120, दैट्स इट। अब x की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10x इक्वल्स टू 120 एंड x इक्वल्स टू 12, करेक्ट। एंड पूछा क्या है हमें, हाउ मेनी बुशल्स ऑफ व्हीट डिड फार्मर ए कल्टिवेट, फार्मर ए ने कितनी बुशल्स ऑफ व्हीट कल्टिवेट करी, वो थी 30x यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 12 3 36 एंड एक 0, तो 360 बुशल्स ऑफ लैंड 360 बुशल्स ऑफ व्हीट फार्मर ए ने कल्टिवेट करी। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। Now question number 24. The average salary of the entire staff in a department is 2000 rupees per month. The average salary of officers is 3000 rupees and that of non-officers is 1500 rupees. If the number of officers is 10, then find the number of non-officers in the office. Okay, तो ये बेसिक हमारा कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन है। अब इसे एडवांस मेथड से कैसे करना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले बेसिक मेथड की तरफ चलते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है कि एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ अ डिपार्टमेंट, पूरे स्टाफ की जो एवरेज सैलरी थी वो थी 2000 रुपये पर मंथ। अब जो स्टाफ जो है वो दो में डिवाइडेड है, ठीक है, एक ऑफिसर्स और एक नॉन ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स की सैलरी थी एवरेज, ठीक है, वो थी 3000 रुपीज़, ठीक है, दिस इज एवरेज। एंड जो नॉन ऑफिसर्स की सैलरी थी वो एवरेज थी 1500 रुपये, करेक्ट। एंड अगर मैं कंबाइंड देखूं पूरे स्टाफ की तो वो सैलरी थी 2000 रुपीज़, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 10, अब नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं 10, तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिस। तो नॉन ऑफिसर्स कितने थे, तो मैं मान लेता हूँ भाई नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स जो थे लेट्स से वो x थे, ठीक है। तो बताओ पूरा स्टाफ कितना हुआ, भाई स्टाफ दो से ही मिलके बना है, ऑफिसर्स एंड नॉन ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स 10 हैं, नॉन ऑफिसर्स x हैं, तो टोटल स्टाफ कितना हुआ 10 + x, करेक्ट। अब
ऑन एन एवरेज ऑफिसर्स को मैं 3,000 रुपये देता था और 10 ऑफिसर्स थे, तो यानी टोटल सैलरी कंपनी जो ऑफिसर्स को देती थी वो हो गया आपका सम, और सम का फॉर्मूला होता है मीन इंटू एन, यानी कि 3,000 इंटू 10, 30,000 रुपीज़ की सैलरी कंपनी देती थी ऑफिसर्स को। अच्छा, ऐसे ही नॉन ऑफिसर्स को कितनी सैलरी मिलती थी? 1,500 ऑन एन एवरेज एंड नंबर एज एक्स, तो 1,500 एक्स की सैलरी मिलती थी नॉन ऑफिसर्स को। तो बताओ पूरे स्टाफ की सैलरी कितनी होगी? स्टाफ की सैलरी भी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 2,000 एक्स प्लस 20,000। अब इससे मैं एक इक्वेशन तो बना सकता हूँ। कैसे? भाई ऑफिसर्स को मैं जितनी सैलरी देता था प्लस नॉन ऑफिसर्स को जितनी सैलरी देता था इक्वल्स टू टोटल स्टाफ को जितनी सैलरी देता हूँ, है ना। तो ऑफिसर्स की सैलरी दैट इज़ 30,000 प्लस नॉन ऑफिसर्स की सैलरी दैट इज़ 1,500 एक्स इज इक्वल्स टू टोटल स्टाफ की सैलरी दैट इज़ 2,000 एक्स प्लस 20,000। ठीक है, 20,000 को इधर लेके जाएंगे, 30,000 में से माइनस होगा आ जाएगा 10,000 एंड 1,500 एक्स को इधर लेके जाएंगे, 2,000 में से माइनस होगा आ जाएगा 500 एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 अपॉन 500, तो 00 से 00 कैंसिल एंड 5 टाइम्स 20, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। एंड शायद यही हमसे पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिस। तो नॉन ऑफिसर्स थे, मैंने माना था एक्स, दैट इज एक्स की वैल्यू आ गई 20। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अब ये तो है लंबा मेथड, ये उसके लिए सही है जिसने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है एंड अभी बेसिक्स पे है वो। अब जिन्होंने एडवांस पढ़ लिया है या फिर पढ़ रहे हैं उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का। ठीक है, अब जिन्होंने सुना है वो तो वेल एंड गुड, इसको देखो, और जिन्होंने नहीं सुना वो इससे सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशंस में हम क्या करते हैं, जैसे दो पार्ट्स में एवरेज डिवाइड हो जाता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इसमें ऑफिसर्स का एवरेज, नॉन ऑफिसर्स का एवरेज एंड कंबाइंड एवरेज दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिसर्स का एवरेज, नॉन ऑफिसर्स का एवरेज मैं राइट हैंड साइड पे लिखूँगा। ठीक है, एंड जो स्टाफ का, फुल स्टाफ का है यानी कि कंबाइंड इनका, वो मैं बीच में लिखूँगा। ठीक है, तो ऑफिसर्स का एवरेज कितना था भाई? 3,000। ठीक है, हम एवरेज लिख रहे हैं। नॉन ऑफिसर्स का कितना था? 1,500 एंड जो पूरे स्टाफ का एवरेज था वो था 2,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये हमेशा ध्यान रखना, जो कंबाइंड एवरेज होगा उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगी। अगर बीच में नहीं है तो मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, तो एक से बड़ा और एक से छोटा, तो 2,000 जो है वो 3,000 से छोटा है एंड 1,500 से बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डायगनली पॉजिटिव डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो 3,000 माइनस 2,000 इज 1,000। ठीक है, एंड 2,000 माइनस 1,500 इट इज 500। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है मैं इसका निकालूंगा रेशियो। तो 500 इज टू 1,000 दैट इज 1:2 का रेशियो आया है। अब ये रेशियो है किसका? ये रेशियो है नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स का, यानी कि ऑफिसर्स अपॉन नॉन ऑफिसर्स जो थे वो 1/2 के रेशियो में थे। ठीक है, अब इसमें जो ऑफिसर्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 10, यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, एंड n जो कि नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी वैल्यू है 2, तो वो किसके इक्वल हो गए? इसे मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो इसे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। ठीक है, सो दिस इज़ योर एडवांस मेथड एंड ये बहुत फास्ट है। तो बिकम फैमिलियर विद मिक्सचर एंड एलिगेशंस, वो वाला चैप्टर पढ़ो एंड देन कम बैक टू एवरेजेस और उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपके होंगे। सो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर एंड इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 22 to 24। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।